हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सीरीज़ में कांग्रेस का अधिवेशन देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था और जिसके अध्यक्ष RN मुधोलकर को बनाया गया था, वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हालांकि 1885 से लगातार अधिवेशन हुआ है, लेकिन 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद लगातार अधिवेशन हुआ है और 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ है, फिर लगातार अधिवेशन हुआ है और फिर 1941 से 1945 तक अधिवेशन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो बात यह है कि यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि जिस अधिवेशन से पूछे जाते हैं, हम उसी अधिवेशन को देख रहे हैं। जो अधिवेशन से एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, उस अधिवेशन को हम नहीं देख रहे हैं। यानी कि जितने इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं सिर्फ वही हैं। इससे आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस का अधिवेशन का जो सीरीज चल रहा है, ये धीरे धीरे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं 1916 का अधिवेशन। तो 1916 के अधिवेशन का स्थान क्या था साथियों? तो स्थान था लखनऊ और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष बनाया गया था अंबिका चरण मजूमदार को। ठीक है, और हम लोग तथ्य को देख लेते हैं। तथ्य क्या है? तो इसका जो तथ्य सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता के मूर्तिकार कौन थे, ये पूछ लिया जाता है। तो इसके मूर्तिकार थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक। दोनों ही इसके मूर्तिकार थे, क्योंकि दोनों ने ही इसके समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नरम दल और गरम दल के बीच समझौता। आपको याद होगा कि जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गए थे, अलग हो गए थे। लेकिन जब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है और जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया है, इसमें नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया। और कभी कभी नरम दल और गरम दल के बीच के समझौता के मूर्तिकार भी पूछ लिया जाता है। तो इसके मूर्तिकार थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा दोनों का नाम। 1907 में क्या हुआ है? नरम दल और गरम दल अलग हो गए हैं, फिर 1916 में दोनों एक हो गए हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया। अब ध्यान में रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने जो पृथक निर्वाचन की मांग की थी, उसको स्वीकार कब किया गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुई थी। याद रखिएगा, सरोजनी नायडू पूछा जाता है कि सबसे पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुई थी? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, यानी कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पटना अधिनियम भी पारित हुआ था। और पटना अधिनियम पारित हुआ था 1916 में, लेकिन पटना अधिनियम का उद्घाटन जो हुआ था, पटना विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो हुआ था, वो हुआ था 1917 में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है बात वो है कि राजकुमार शुक्ल प्रथम किसान बने जिन्होंने इस अधिवेशन में मंच से संबोधन किया। तो पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल, पूछा जाता है कि कौन से ऐसे किसान थे जिन्होंने 1916 के अधिवेशन में मंच से संबोधन किया? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन से किसान, किस व्यक्ति ने मंच से संबोधन किया जो कि एक किसान थे? तो उसका नाम याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है 1917 का अधिवेशन का स्थान कहाँ था? तो कलकत्ता। याद रखिएगा कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी, समझी। और इसके तथ्य है प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी कि सबसे पहले महिला अध्यक्ष जो था कांग्रेस की, कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। प्रथम भारतीय यूरोपीय प्रथम
प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो एनी बेसेंट को। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट ही थी, और अगर प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष पूछे वो भी एनी बेसेंट ही थी। पहली बार इसी अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया। तो पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जो जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और कब फहराया गया था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1889 में बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और दूसरा, थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य भी थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। 1899 में बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की भी स्थापना की थी, और थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य भी थी। उसके बाद में नेक्स्ट है 1918 का अधिवेशन। तो साथियों 1918 में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक विशेष अधिवेशन हुआ है और दूसरा वार्षिक अधिवेशन जो हर साल होता था वो अधिवेशन हुआ है। विशेष अधिवेशन का क्या मतलब है कि कोई जब कभी भी कोई अचानक कई नए मुद्दे पर अगर विचार विमर्श करना हो, तो अचानक कोई नया नियम कानून बनाना हो, अचानक कोई नए मुद्दे पर कोई विचार विमर्श करने के लिए विशेष अधिवेशन को बुलाया जाता था। तो 1918 में ऐसा क्या हुआ कि विशेष अधिवेशन की आवश्यकता पड़ी। तो 1918 में रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया था। तो 1918 का जो विशेष अधिवेशन का स्थान क्या है? तो बॉम्बे है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम। ये बहुत याद रखिएगा, सैयद हसन इमाम का नाम, क्योंकि इसके तथ्य देख लेते हैं। तो प्रथम विशेष अधिवेशन, यानी कि इससे पहले 1918 से पहले कभी भी विशेष अधिवेशन नहीं हुआ है। तो प्रथम विशेष अधिवेशन भी 1918 में हुआ है, और इस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श हुआ था। रॉलेट एक्ट यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था रॉलेट एक्ट, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट चलाया था, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून की भी संज्ञा दी थी। तो इसी पे विचार विमर्श करने के लिए ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। नेक्स्ट है वार्षिक अधिवेशन, यानी कि 2 अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसका स्थान बॉम्बे था, और एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था जिसका स्थान जो है वो दिल्ली हुआ। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, और इसमें तथ्य देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान देने की बात की गई थी। पूछा जाता है कि हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान देने की बात किस अधिवेशन में की गई थी? तो दिल्ली अधिवेशन, जो कि 1918 में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन, यानी कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। वार्षिक अधिवेशन जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था 1918 का, उसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। और पहला विभाजन कब हुआ है? आपको याद होना चाहिए, पहला विभाजन हुआ है 1907 में। पहला विभाजन यानी कि सूरत अधिवेशन में। 16 में कांग्रेस जो था फिर एक हो गया, और फिर दोबारा कांग्रेस का विभाजन 1918 के दिल्ली अधिवेशन में हुआ था। ये याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कांग्रेस का दोबारा विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1918 के दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1919 का जो अधिवेशन हुआ था उसका स्थान क्या था? तो अमृतसर उसका स्थान था, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो मोतीलाल नेहरू को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। अब इसके तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम तथ्य है इसमें, इस अधिवेशन में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसी के विरोध करने का प्रस्ताव कब पारित हुआ है? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। दूसरा है कृषि सुधार के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूछा जाता है कि कृषि सुधार के लिए प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक इसी अधिवेशन में अंतिम बार शामिल हुए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतिम बार क्यों शामिल हुए?
क्योंकि तिलक की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है। यही रीज़न है कि बाल गंगाधर तिलक इसके बाद में किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो याद रखिएगा कि तो पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक किस अधिवेशन में अंतिम बार शामिल हुए? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। उसके बाद में नेक्स्ट है 1920 का अधिवेशन। तो 1920 में भी 2 बार अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन और विशेष अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन का स्थान क्या था? तो कलकत्ता, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो लाला लाजपत राय को। आखिर क्या कारण था कि विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा? तो उस विशेष अधिवेशन बुलाने का रीज़न क्या था? तो अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, अस्थायी रूप से। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1920 के विशेष अधिवेशन में, या कि कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। एक नोट है, सबसे पहले बिहार के भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये बिहार से क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार से किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहाँ हुआ था? तो बिहार के भागलपुर में। इसके बाद में एक नोट है, उग्र राष्ट्रवादी नेता यानी कि जो गरम दल के नेता थे। तो गरम दल के नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये चारों जो थे वो गरम दल के नेता थे। तो इसे उग्र राष्ट्रवादी नेता भी कहा जाता है। तो में सिर्फ लाला लाजपत राय ही अध्यक्ष बने थे। यानी कि ये जो गरम दल के नेता में सिर्फ एक ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जो कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय। अब वार्षिक अधिवेशन देख लेते। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक विशेष और एक वार्षिक। तो वार्षिक अधिवेशन का स्थान कहाँ था? तो नागपुर। ये TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका TRE 1 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2 में नहीं पूछा था, TRE 1 में पूछा था। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वी राघवाचारी को बनाया गया था इसके अध्यक्ष। इसमें तथ्य क्या है? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि आपने देखा कि जो इसका जो 1920 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूरी तरह से पारित कर दिया गया। दूसरा है, कांग्रेस ने देशी रियासतों के लिए नीति की घोषणा की थी। कौन देशी रियासतों के लिए नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और आगे है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।